सर ये दुनिया का उसूल है कि इंसान जब भी कहीं पर भी अपना पैसा लगाता है तो सबसे पहले उस जगह के बारे में छानबीन करता है कि मैं जहाँ पर पैसे लगा रहा हूँ वहाँ पर मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, वहाँ पर मुझे रिस्क कितना लेना पड़ेगा। और इसका जांचना पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कैसी जगह पर पैसे लगा रहा हूँ। जहाँ पर मैं पैसे लगा रहा हूँ वहाँ पर प्रॉफिट तो होने की बात बाद में करेंगे, लेकिन वहाँ पर मेरे जो कैपिटल है वो भी सेफ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी बनता है और ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि भाई अगर आप कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो पहले छानबीन करें। उसी तरीके से अगर इक्विटी की बात करूं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो यहाँ पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आप 2 रुपया लगा रहे हैं या 4 रुपया लगा रहे हैं। अगर आपकी हैसियत 2 रुपया लगाने की है तो वही 2 रुपया आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई 4 रुपया लगा रहा है तो उसके 4 रुपये के बराबर आपके 2 रुपये ही होते हैं। रीज़न क्या है कि आपकी हैसियत उसी हिसाब किताब से, या मेरी हैसियत उसी हिसाब किताब की है। तो हम 2 रुपया लगा रहे हैं, 4 रुपया लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे होना चाहिए कि भाई हमारे को रिसर्च वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, देखना चाहिए कि जहाँ पर हम पैसे लगा रहे हैं वहाँ पर रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड्स यानी रिस्क वर्सेज रिटर्न्स हमारे को कितना मिलेगा। तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है और कभी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी पोर्टफोलियो के लिए जब भी फंड का सिलेक्शन करें तो आप ध्यान दें और ख़ुद से उस पर रिसर्च करें। तो आज हम दो ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, उन दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आपकी पोर्टफोलियो में है तो आप देख लीजिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर पोर्टफोलियो में नहीं है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि भाई इन दोनों फंड को मेरी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या दोनों में से किसी एक को ऐड करना है, तो आप देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ कैसा इसका परफॉर्म है, कैसा इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बना कर दिए हैं, फ्यूचर में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स के ऊपर हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब टोटल डिटेल्स देखने के लिए हम एक भी डिटेल्स को नहीं छोड़ेंगे। मैक्सिमम डिटेल्स जो आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए उन तमाम तर डिटेल्स को हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, वहीं पर हम कंपेरिजन देखेंगे कि बेस्ट तो दोनों हैं। मतलब ये कहने का दोनों स्मॉल कैप बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही तगड़े हैं, बहुत तगड़े। लेकिन उन दोनों में एक कौन सा फंड है जो ज़्यादा तगड़ा है, हम ये चीज़ ज़्यादा देखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। देखिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सा फंड है, तो सबसे पहला फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। समझ रहे हैं। सवाल आया था इन दोनों फंड के बारे में कि दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। उसी हिसाब से कंपेरिजन करके मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप को 4 स्टार की रेटिंग देकर रखा हुआ है और बंधन को 3 स्टार की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। उसके बाद फंड एज की अगर मैं बात करूं तो इसके 5 साल हो चुके हैं, 5 साल 9 महीने हो चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के, और क्या कहते हैं बंधन के कितने 4 साल 7 महीने हो चुके हैं। उसके बाद अगर फंड साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 1422 करोड़ का फंड साइज मिल जाता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का। बंधन का अगर देख ले तो 7534 करोड़ का फंड साइज मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर किस फंड ने किस तरीके का रिटर्न्स दिया है। 3 मंथ है, 6 मंथ है, तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होते कि भाई इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में किस फंड ने अच्छा रिटर्न्स दिया या किस फंड ने अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। हम 1 ईयर का डेटा अगर देखें तो पिछले 1 ईयर में BOI स्मॉल कैप ने 52.39% का रिटर्न्स दिया, जबकि बंधन ने 76.96% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 27.7% का रिटर्न्स दिया है बैंक ऑफ इंडिया ने। और उसके बाद बंधन को अगर देखा जाए तो 30.32% यानी 32% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स का देखा जाए तो 41 पॉइंट का रिटर्न्स दिया है, 41.02% का रिटर्न्स दिया है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने। उसके बाद बंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जो डेटा अवेलेबल है उन तमाम तर डेटा की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो हर टाइम ड्यूरेशन में बंधन स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा रिटर्न्स दिया है, मतलब ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, BOI स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। उसके बाद तो इस मामले में रिटर्न्स के मामले में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि बंधन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। रेटिंग के मामले में आपको BOI स्मॉल कैप अच्छा दिख जाता है। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड डिवीज़न की बात करें, रिस्क रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डिवीज़न BOI में आपको 15.15 देखने को मिल जाता है, जबकि आपको बंधन में 16.9 देखने को मिल जाता है।
जाता है, तो इस मामले में बंधन ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, सॉरी यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि ये कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि बंधन के यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तो 1.41 है जबकि 1.36 है, तो इस मामले में BOI ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बीटा रेशियो के मामले में 0.8 है, उसके बाद 0.9 है, तो इस मामले में भी 0 ये कम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर BOI ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब रिस्क रेशियोज़ के मामले में अभी तक तो यही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम देखें अल्फ़ा रेशियो, तो यहाँ पर अल्फ़ा रेशियो 4.86 है, जबकि यहाँ पर देखा जाए अल्फ़ा रेशियो तो 4.49 है। तो अल्फ़ा रेशियो के मामले में भी देखने को मिलता है कि बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स की बात कर ले, तो सबसे पहले अगर बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो पहला सेक्टर है कैपिटल गुड्स, जहाँ पर इसने 18.81% पैसे निवेश कर रहा है। और बंधन का देखें पहला सेक्टर तो फिनेंशियल है, जहाँ पर 19.25% पैसे निवेश किया जा रहा है। दूसरा सेक्टर किसका, बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा सेक्टर है हेल्थ केयर, जहाँ पे 13.18% का निवेश हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा सेक्टर यहाँ पर क्या कहते हैं, बंधन में देखें तो ये भी हेल्थ केयर है, जहाँ पे 11.55% का निवेश हो रहा है। तीसरा सेक्टर फिनेंशियल है, जबकि तीसरा सेक्टर यहाँ पर सर्विसेज है। उसके बाद हम 5 सेक्टर्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, होल्डिंग्स है, ये 5 होल्डिंग्स है जिसे आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर मैं ये सारा चीज़ें अगर आपको दिखलाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसे करना मुनासिब मैं नहीं समझता हूं। उसके बाद एक और भी बात आती है कि भाई पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये हमारे को देखना पड़ेगा कि कितना है, मतलब हमारे को 1 रुपया कमाने के लिए कहाँ पर कितना पैसा निवेश करने की ज़रूरत होगी। तो पी रेशियो अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया का ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा महंगा फंड ये नज़र आता है। आपको 38.33% पैसे निवेश करने पड़ेंगे, 38.33% पैसे निवेश करने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। जबकि वहीं पर अगर देखा जाए बंधन का, तो बंधन में आपको 21.78 रुपीज़ आपको निवेश करने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। इक्विटी में 96.12% निवेश कर रहा है, जबकि इक्विटी में बंधन 89.25% ही निवेश कर रहा है। डेट के अंदर एक्सपोजर बहुत ही कम है। अब देखें तो बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर 0.01% है, जबकि यहाँ पर बंधन में 0.04% मिल जाता है। तो ये सारे डिटेल्स है। उसके बाद एक चीज़ और भी हमारे को देखनी है, देखिए एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड के अंदर बहुत ही मेन होते हैं। एक्सपेंस के मामले में अगर देखें तो 0.55% है बैंक ऑफ इंडिया का, जबकि वहीं पर बंधन का देखा जाए तो 0.35% है। तो इस मामले में बंधन स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फंड के अंदर 1% है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर बात की जाए लॉक इन पीरियड की, तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है दोनों ही फंड के अंदर। उसके बाद बेंचमार्क की बात की जाए तो बैंक ऑफ इंडिया का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, जबकि वहीं पर अगर बंधन स्मॉल कैप का अगर देखिए बेंचमार्क इंडेक्स, तो यहाँ पर BSE स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप TRI मिल जाता है। उसके बाद लमसम SIP वगैरह की बात यहाँ पर की गई है, ये इतना अच्छा वो आप देखते रहिए भाई। यहाँ पर अगर आप देखें टाइम हॉरिजॉन, तो यहाँ पर दोनों में आपको देखने को मिल जाता है, दोनों ही फंड के अंदर गुड फॉर लॉन्ग टर्म, समझ रहे हैं कि ये लंबे समय के लिए ही बेहतर है। तो यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए ही आना चाहिए। तो ये टोटली डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको तो फाइनली जितना कुछ डिटेल्स था जो आपको देखना चाहिए था, जो एक इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी होती है, वो मैंने आपको दिखला दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं सही सलामत, यानी केयरफुली आपने अगर वीडियो को देखा है और यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो निवेश करने वाली बात है ना, वो याद रखने की बात है कि भाई आपको निवेश कम से कम 6 सालों के लिए ही आना चाहिए। 5 साल से ऊपर के लिए आइए कम से कम। ऊपर आप 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी टाइम के लिए निवेश करें वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन अभी आपको शुरुआत के टाइम पे अपने इनिशियल डेज में जो आना है आपको, वो कम से कम टाइम पीरियड होने चाहिए। कितने दिनों का? 5 साल। 5 साल प्लस का टाइम पीरियड आप लेकर आइए। उससे कम के लिए आपको बिल्कुल ही आने की ज़रूरत नहीं है, वरना हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।